एंड वेलकम टू एडुवर्ल्ड। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुवर्ल्ड में। हम लोग मेटल नॉन मेटल का पार्ट कर रहे हैं और उसका जो 5th पार्ट था उसका वीडियो जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसके पहले तक के जो है प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के पहले तक यानी मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ थी कि किस तरह से वो कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट में बिहेव करते हैं, वहाँ तक के जो है पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने उसको अपलोड कर दिया है केमिस्ट्री के भी और क्लास 8 के प्लेलिस्ट में। आप लोग वहाँ जाकर के अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो निश्चित रूप से वहाँ जाकर के पहले उसको देख लीजिए, फिर इस क्लास के बाद आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए। अभी चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पर। तो यहाँ क्वेश्चंस जो दिए हुए थे इसको मैंने कहा था आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर दिए हैं, बहुत अच्छा, बहुत बधाई, वेरी गुड। जो नहीं किए हैं आप लोग भी समय रहते कर लीजिए। आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पे चलते हैं। अब देखिए नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाएगा, नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। तो नॉन मेटल्स आर फाउंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रूम टेम्परेचर की। अगर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर कहें, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये सभी क्या है? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम ये सभी क्या है? गैस होते हैं। देखिए आर्गन का नाम यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आर्गन जो है वो नोबल गैस होता है। इसमें कहीं कहीं कुछ मिस्टेक है, आर्गन यहाँ नहीं होना चाहिए था, आर्गन एक नोबल गैस है। अब देखिए नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टरस होते हैं। मेटल जो होते हैं वो लस्टरस यानी शाइनी होते हैं, नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टरस यानी नॉन शाइनी, जिसका शाइन नहीं हो। एंड हैव अ डल सरफेस, उनका सरफेस डल यानी चमकदार नहीं होता है। एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड, उनको पॉलिश भी नहीं किया जा सकता है। ग्रेफाइट, डायमंड जो कि कार्बन के फॉर्म या एलोट्रोप कहलाते हैं, एंड आयोडीन आर लस्टरस, ये तीनों लस्टरस होते हैं। कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड और आयोडीन, तीन याद रखेंगे। एक्सेप्शन में क्या याद रखेंगे? कार्बन का जो एलोट्रोप है कौन कौन सा हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा और ग्रेफाइट हो जाएगा, और इसके अलावा आयोडीन, ये तीनों जो होते हैं लस्टरस होते हैं यानी इनमें चमक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वैसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो एक्सेप्शन में आते हैं यानी जिनमें लस्टर होता है, तो आपको बताना होगा ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन। क्लियर है? साइड चेट में लिख के बताइए। आइए अब आगे समझते हैं इसको। नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। नॉन मेटल वहीं पर जनरली सॉफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सल्फर, फास्फोरस, ये दोनों नॉन मेटल हैं और दोनों ही सॉफ्ट होते हैं। सल्फर, फास्फोरस। डायमंड जो है एक फॉर्म है कार्बन का जो नॉन मेटल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और अगर मटेरियल की बात की जाए तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस नोन टू अर्थ। अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस की अगर बात कही जाएगी तो वहां होगा डायमंड। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब कुछ कुछ यहाँ पर हम लोग को एक्सेप्शंस मिलते हैं नॉन मेटल में, तो एक्सेप्शंस का अलग से ध्यान रखिएगा आप लोग। नाउ अब प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन सोलोरस होते हैं, यानी कि वो मेटेलिक क्लिंक प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल मतलब है यदि उनको हैमर किया जाए तो वो ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे। जबकि सॉलिड जो है वो डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं, यानी कि उनको अगर पीटा जाए हथौड़े से,
हैमरिंग किया जाए उनके ऊपर तो वो टूटते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, थिन शीट में बदल जाते हैं। तो ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बियर लोड, लोड सहने की क्षमता, कैपेसिटी टू बियर लोड्स, कैपेसिटी टू बियर लोड्स, भार उठाने की क्षमता जो है वही टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। तो चूंकि ये ब्रिटल होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? साइड चैट में बताइए। तो ये इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ दे हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जितने वॉल्यूम में जितना अधिक मास होगा उसकी डेंसिटी उतनी अधिक होगी। तो इनकी लो डेंसिटी होती है, मास जो है उतने डिफरेंट वॉल्यूम में कम होता है, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए ये लाइट सब्सटेंस होते हैं। डेंसिटी जिससे ज्यादा अधिक होगा वो उतना हार्ड, कठोर हो जाएगा, और जिसकी जितनी कम होगी वो उतनी लाइट, उतना ही ब्रेकेबल होगा। नो दीज आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ये मैंने बता दिया कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके एटम्स के बीच का स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन एटम्स। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेलिएबल और डक्टाइल क्यों नहीं होते हैं, तो आप जवाब देंगे बिकॉज देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन एटम्स। उनके दो एटम के बीच का गैप काफी ज्यादा होता है, जबकि मेटल्स में गैप बहुत ही कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। दो एटम के बीच का स्पेस बहुत ही कम होता है। क्लियर है? एक बार आप लोग का नाम लिख दें साइड चैट में क्लास के साथ में, फिर मैं एक बार बोलूंगा तो फिर मैं आप लोग का अटेंडेंस बता दूंगा। नॉन मेटल जनरली बैड कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से भी आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हीट के भी बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो आप लोगों का एक टास्क ये भी रहा कि आप लोग जो मेटल है और नॉन मेटल है इनके बीच में इस तरह करके डिफरेंशिएट करेंगे। पहला, जैसे मेटल्स आर हार्ड, जनरली हार्ड, तो आप यहां ये लिखिएगा मेटल्स नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड या सॉफ्ट एज कंपेयर टू मेटल्स। इस तरह करके पॉइंट बना के फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आप लोगों को डिफरेंशिएट करके और ये ग्रुप में भेजना है आप लोगों को बना करके। कुछ स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं देखिए आप लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। इट इज अप टू यू कि आप लोग इस समय का इस्तेमाल करते हैं या बर्बाद करते हैं। जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपसे आगे निश्चित रूप से निकल जाएंगे। अब देखिए, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस हमने बताया क्या है, डायमंड है। नॉन मेटल जो है, जो साइन करता है मेटल की तरह, उसमें आप लोगों ने तीन बताया, आयोडीन है, ग्रेफाइट है, ये दोनों क्या है, मेटल की तरह साइन करता है। और डायमंड की भी अपनी चमक होती है। नॉन मेटल विच इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज ग्रेफाइट। जनरली नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक ग्रेफाइट होता है जो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इस वजह से इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोड्स के रूप में किया जाता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं ग्रेफाइट के, कार्बन के रॉड, वो एक्चुअली कार्बन ग्रेफाइट ही है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक फॉर्म है। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? आइए इसके आगे समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं नॉन मेटल की क्या क्या होती है। नॉन मेटल की जो टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने के इलेक्ट्रॉन्स को और नेगेटिवली चार्ज आयन बनाने की।
आप लोग को याद होगा मेटल मैंने पढ़ाया था कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, क्योंकि इनकी टेंडेंसी जो होती है वो टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। मैं एक अलग से सीरीज का बनाऊंगा जिसमें कि एटम एंड मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं किस तरह से उनको थ्योरी बनाए। क्लास 9 का जब मैं एटम एंड मॉलिक्यूल बनाऊंगा तो उसमें क्लास 6, 7, 8 सब कैरी हो जाएगा, और उसमें आप लोगों को वहाँ समझ में आएगा किस तरह से मेटल ट्रांसफर होते हैं, नॉन मेटल ट्रांसफर होते हैं, किस तरह से उनका ऑर्बिट होता है। जल्द ही ये नॉन मेटल का चैप्टर कंप्लीट करने के साथ ही मैं उसको भी शुरू करूंगा। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, जिसका मतलब है कि उनको टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई भी एलिमेंट तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो जनरली मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। अगर वही बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो उनकी टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और चूंकि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। जैसे मान ली क्लोरीन एक क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, Cl- चार्ज आएगा, यानी निगेटिव चार्ज आएगा ऊपर में। ये नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और इसलिए निगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। और ये कॉमनली नॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। कुछ जो है इसका इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है नॉन मेटल का, वो आपको दिया गया। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होगा, वाटर के साथ कैसे होगा, डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे करेगा, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है। हम लोगों ने मेटल्स के बारे में ये सब पढ़ चुका है, आप लोगों को याद हो। आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं अगर किसी ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है मेटल नॉन मेटल का, जिसमें कि मैंने ये सब बताया हुआ है। तो इस क्लास खत्म होने के बाद आप लोग दोबारा जाकर उस वीडियो को देखें, और यदि समझने में कहीं कोई त्रुटि है तो आप लोग दोबारा वीडियो उसको बार बार देखें। यूट्यूब प्लेटफॉर्म इसलिए ही बेहतर है क्योंकि एक बार अगर जैसे ऐप पे अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो दोबारा वीडियो को देख नहीं पाएंगे, लेकिन यह प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है कि आप लोग दोबारा 3 बार जितनी बार चाहे उतनी बार जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नाउ देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड, यानी उनका ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो याद रखिएगा यहां से कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, देखिए एसिड बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग उस तरह से पढ़ाई करेंगे जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्जाम्स कहीं मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से वो आपको 100% में 90%, 98% तक मिलेंगे। और थोड़ा सा अगर आप लोग इफर्ट ज्यादा कर देंगे तो हो सकता है आप लोग बोर्ड टॉपर बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनत करने पर है। मैं आपको दिशा दिखा रहा हूँ, यही सब जाके 10th में पढ़ना है आप लोगों को। यदि अभी से आप लोग इस पर पूरा वर्कआउट करना शुरू कर दे, पूरा वर्क करें, निश्चित रूप से वहां 10th में आप लोगों को बहुत कम काम करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स अभी से लग जाएगा मेहनत करने में, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएगा 10th में। ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल के, वो जनरली जो है एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, एसिड बेसिस से सॉल्ट में भी ये मिलेगा आपको। यानी कि ये ऑक्साइड जो है इनको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनाएंगे, एसिड बना देंगे। देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है थोड़ा सा हीट करने पर, क्योंकि हम लोग घर में किसी भी सब्सटेंस हो जाते हैं जनरली आज प्लेट में जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंस सब में कार्बन की मात्रा होती है। तो कार्बन जब भी जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट हो, अगर इनसफिशिएंट हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस तरह से नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है, बंद करता है, तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सभी ऑक्साइड गैस जो होते हैं वो हम लोगों के लिए हानिकारक होते हैं, बात याद रखिएगा। अगर हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस होता है। ये सब बात याद रखिएगा। नाउ वाटर के साथ रिएक्शन देखिए, नॉन मेटल जो है रिएक्ट वाटर या स्टीम के साथ नहीं करता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, जबकि वहां पर मेटल करता था, हाइड्रोक्साइड बनाता था। याद रखिएगा। आप लोगों को जो मैंने कहा है मेटल नॉन मेटल का डिफरेंशिएशन करने के लिए, उसमें केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी और उसमें
एग्जांपल्स भी ऐड करने हैं, याद रखिएगा। नाउ रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, देखिए नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, याद रखेंगे इस बात को, जबकि मेटल्स करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। नाउ हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में, और क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, जो कि कैसा नेचर में होता है, कोवैलेंट होता है नेचर में। 3 तरह के कंपाउंड बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। मैंने बताया पहले ही आप लोगों को इसके बारे में दूसरे वाले क्लास में, यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले क्लास में, आप लोग उसमें निश्चित रूप से जाकर के देख लीजिएगा। देखिए सल्फर जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है, H2S गैस। ये जो तीर का निशान है ये बता रहा है कि गैस जो इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, टेम्परेचर 440 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। ठीक है, सेम एज नाइट्रोजन जब कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ तो अमोनिया गैस बनता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होते हैं कि इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है Fe2O3 कैटलिस्ट के रूप में। 600 तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है, 400 से 600 तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी दाब दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। उस केस में कंडीशन में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर के अमोनिया गैस बनाता है। ये रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया का। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अगर आपसे कहीं पूछता है तो आपको बताना होगा, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड in presence of iron catalyst Fe2O3 and 400 to 600 atmospheric pressure, the result obtained is ammonia. Clear है? Now, out of 5 majority primary pollutants, देखिए नॉन मेटल होते हैं ऑक्साइड्स के, मैंने भी आपको बताया कि जो पॉल्यूटेंट हैं बहुत ज्यादा स्तर पर नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो हम लोग के लिए हानिकारक होते हैं। तो कुछ एग्जांपल जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, यानी सल्फर की जो ऑक्साइड है, जैसे क्या है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका सोर्स क्या है, देखिए सोर्स क्या है, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जितने भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं उनको जब जलाया जाता है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा होती है। और इससे जो डिजीज है वो हम लोगों को रिस्पिरेटरी यानी श्वसन संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो बहुत ही गहरी श्वसन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग इनहेल करते हैं। तो उसी तरह से नाइट्रोजन का जब ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। क्या किसी को पता है कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है? अगर पता है साइड चेक में लिखिए। तो जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये दोनों जब निकलता है, यह भी फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से या कंबशन से निकलता है, जो कि इंजन के अंदर होता है। इससे क्या होगा, आंखों में जलन होगा, इरिटेशन होगा, थ्रोट गले में और लंग्स यानी कि जो हमारा फेफड़ा है उसमें भी हम लोगों को जलन संबंधित समस्याएं आएंगी। अगेन कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस होता है बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वाइल्ड फायर, वोल्केनिक इरप्शन। इन सब से ये काउज होता है, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है उनको जब हम लोग जलाते हैं, वाइल्ड फायर यानी कि जंगल के आग, लकड़ियों के आग, और वोल्केनिक इरप्शन यानी कि जहां पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होता है, इट बाइंड्स हेमोग्लोबिन एंड इनहिबिट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, हमारे लंग्स में जाकर के हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का कैरियर है ब्लड में, उसको क्या करता है, बांध देता है, बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में कैरी नहीं किया जा पाता है और इस वजह से मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए मैंने कहा एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यह चार्ट भी आप लोग नोट करिएगा निश्चित रूप से, और जो आप लोग बनाएंगे नोट्स उसमें जो है इस चार्ट को शामिल कीजिएगा। आइए नाउ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। A more reactive non-metal can displace, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं मुझे लगता है निश्चित रूप से। मैंने निश्चित रूप से पढ़ चुके हैं आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। थोड़ा सा और बता देता हूं यहाँ पर कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से।
जैसे जब क्लोरीन को पास कराएंगे हम लोग सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन के ऊपर, तो वो सोडियम के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा और आयोडीन को हटा देगा। तो यहाँ पर देखिए NaI सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन था, इस पर जब क्लोरीन गैस को पास कराया गया, सोडियम क्लोराइड गैस से क्या बन गया, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन गया और आयोडीन जो था वो लिबरेट हो गया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ एक एक्टिविटी है जो दिखा रहा है इसी बात को, तो ये आप लोग इस एक्टिविटी को पढ़िएगा। सेम चीज है जो मैंने बताया। हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, जबकि हीलियम जो है वो सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट यानी भार में हल्का, एंड इज फॉर्म ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन से जुड़ना, फ्यूजन माना विखंडन होना, तो जुड़ने से हाइड्रोजन के न्यूक्लियर जुड़ने से क्या बनता है, हीलियम बनता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दिस इज हाउ सन एंड स्टार्स गेट देयर एनर्जी। सूर्य और तारों को एनर्जी जो है उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना होती है, उससे उनको एनर्जी मिलता है। इट इज यूज्ड एज फिलर इन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में भी भरने के काम आता है। साइन बोर्ड्स एंड ट्यूब्स हैव नियन। साइन बोर्ड जो होते हैं जिसमें कि ग्लो होता है, या ट्यूब जो होते हैं जो ग्लो करते हैं, उनमें नियन फील्ड होता है। एंड जनरली गिव रेड ऑरेंज कलर। उसका कलर कैसा मिलता है हम लोगों को, रेड ऑरेंज कलर मिलता है। क्लियर है। एंड डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग मर्क्यूरी वेपर विद नियन। नियन के साथ अगर मर्क्यूरी वेपर को मिलाया जाए तो हमको अलग अलग तरह के कलर मिलेंगे। ये सब फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। कोई डाउट? मुझे लगता है कोई डाउट है आप लोगों को। आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर argon is used for filling in electrical bulbs, radio bulbs, xenon and krypton are used in flash bulbs and electronic flashlights, rectifier and fluorescent tubes. क्लियर है। आर्गन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है ताकि टंगस्टन को जो ऑक्सीडेशन है उससे बचाया जा सके। रेडियो बल्ब भी किया जाता है। जेनन का और क्रिप्टन का इस्तेमाल जो है फ्लैश बल्ब में किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लाइट जो होते हैं उनमें किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उनमें भी किया जाता है। तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सभी जो है ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये सब प्रोक्लेन क्रूसिबल्स आर मेड फ्रॉम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से प्रोक्लेन क्रूसिबल मिलता है। फेरॉन CCl2F2, फ्रेयॉन नाम है। CCl2F2 इज एन इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट, जिसका इस्तेमाल जो है फ्रिज में, AC में कूलेंट के रूप में किया जाता है। CCl2F2 उसका नाम हुआ फेरॉन। क्लियर है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट है। फ्रेयॉन CCl2F2 इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट है। इसका इस्तेमाल कूलिंग पर्पस में, फ्रिज में, AC में, इन सब में किया जाता है। अब ये टेस्ट योरसेल्फ आप लोग इसको बना के दिखाएंगे, हम मुझे मैसेज करेंगे अपने अपने क्लास के ग्रुप में। इसके आंसर्स को आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, या दोबारा आप वीडियो में आकर के फिर से देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जैसे देखिए फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड होते हैं। तो पहले आप लोग स्वयं से लिखेंगे इसको, उसके बाद फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा और इसके क्वेश्चन आंसर को आप लोग बनाएंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये भी हम लोग बाद में इसको करेंगे फिर आगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई कीजिए, और जितना मैं वर्क आप लोगों को दे रहा हूँ निश्चित रूप से उसको कंप्लीट करके आप ग्रुप में भेजें, तभी आपकी पढ़ाई उस तरीके से चलेगी जिस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिस तरह से लेके चलना चाहता हूँ, तभी आप लोगों के मार्क्स भी उतने अच्छे आ सकेंगे। लॉकडाउन इस तारीख 31 मई तक है। इसके बाद क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तय है कि अभी निकट बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाले तो नहीं है। तो ऑनलाइन पढ़ाई ही एक माध्यम है जिससे कि आप तक कुछ हम लोग पहुंचा सकते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा कि स्कूल खुलने के बाद भी हफ्ते में 2 दिन निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लासेस किए जाएंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास को मिस कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि फिर बाद में भी आपको उसको देखना ही पड़ेगा। आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास आकर निश्चित रूप से देखिए, जो मैं वर्क देता हूं उसको कंप्लीट करके आप अपने ग्रुप में भेजिए, ताकि आप सभी साथ में प्रोग्रेस करें। जो
पहले से स्टूडेंट ऐसे जो कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं अपने क्लास के, वो तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप भी तो पीछे होते जा रहे हैं। आप लोग क्यों पीछे हो रहे हैं? आपको पीछे नहीं होना है, आपको भी आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ेंगे? मेहनत करके बढ़ेंगे। तो मेहनत कीजिए और क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अभी आप लोग घर में तो बिल्कुल फ्री हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक वर्क करने की कोशिश कीजिए इन टर्म्स ऑफ स्टडी। जितना अधिक वर्क करेंगे स्टडी के टर्म्स में, उतना आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। एग्जाम के लिए पढ़ना, मैं बार बार कहता हूँ, एग्जाम आएगा तब आप पढ़ेंगे एग्जाम के लिए, तो उससे आपका लॉस है, क्योंकि इससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, कंसेप्ट नहीं बनेगा। आप कुछ क्वेश्चंस को याद कर लेंगे मार्क्स लाने के लिए, लेकिन वो आपके कंसेप्ट को लैग कराएगा। तो जब आप वहां जाएंगे बोर्ड में, जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आप लैग कर जाएंगे। इसलिए तब तक का इंतजार ना करके आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई में जुड़ जाएं। जो विद्यार्थी अभी तक जो भी किए, आप लोग फिर अभी जुड़ करके जो पहले के वीडियो अपलोडेड हैं उनको जाकर के प्लेलिस्ट में निश्चित रूप से बार बार देखिए, याद कीजिए, उसके नोट्स बना करके अपने ग्रुप में रिवर्ट कीजिए। और क्वेश्चन आंसर जो मैंने करा चुका हूं, मैंने जो मैथ्स की जो भी चैप्टर पर करा दिया हूं, उसके भी आप लोग बार बार रिविजन करते रहिए, बनाते रहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर के मैथ का मैं कोई शुरू करने वाला हूँ जल्दी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय। आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, एक बार निश्चित रूप से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए आप लोग। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके पर्सनलाइज नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो निश्चित रूप से अप्रिशिएट कर सकते हैं नाइस क्लास। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।